हेलो फ्रेंड्स। कुछ समय पहले मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था एक वर्कशॉप के लिए। तो मुझे लगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसको एक रिकॉर्डिंग बना के प्रेजेंट करूंगी, और इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है बर्ड वॉचिंग के बारे में। काफी लोग पूछते हैं इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पर भी कि बर्ड वॉचिंग शुरू कैसे करें। आपके साथ कोई एक्सपीरियंस लेने का कोई जरिया है क्या? तो मैं करंटली फुल टाइम जॉब करती हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं बर्ड वॉचिंग को अपना पूरा समय दे सकूं। मैं खुद बर्ड वॉचिंग उस समय करती हूँ जब मेरी छुट्टियां होती हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि इस प्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं बर्ड वॉचिंग के बारे में, वो मैं आप लोगों के तक पहुंचा पाऊंगी। तो अब मैं इस स्क्रीन पर जो पावर पॉइंट है उसको शेयर करूंगी। ये पावर पॉइंट आपको दिखेगा। ठीक है, तो अब इसमें जो स्लाइड्स हैं उसमें फोटोज भी हैं और वीडियोस भी हैं। वीडियोस को भी मैं प्ले करूंगी। तो यहाँ पर बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं फुलवस ब्रेस्टेड वुडपेकर मेल। ये नेटिव है हिमालयाज में, फुटहिल्स में भी और थोड़ा मिडिल लेवल हिमालयाज में भी आपको मिल जाएगा। जो कॉमन रोज फिंच मेल है ये अपर हिमालयाज का है। मतलब समर सीजन ये अपर हिमालयाज में स्पेंड करता है। मैंने इसको लद्दाख में भी देखा हुआ है जुलाई के मंथ में। और उसके बाद जो विंटर का समय होता है, मतलब नवंबर ऑनवर्ड्स, नवंबर से लेके मार्च तक, ये थोड़ा फुटहिल्स की तरफ आ जाते हैं क्योंकि अपर हिमालयाज में ठंड बहुत पड़ती है। आइडेंटिफिकेशन मैंने कई बार कई वीडियोस में बताया, वो मैं डिटेल में यहाँ नहीं जाऊंगी। ये बड़े कॉमन दो बर्ड्स हैं। रेड जंगल फाउल मेल बाईं तरफ है और दाहिनी तरफ है ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। ये नेटिव हैं, आपको हिमालयाज में मिल जाएंगे। लोअर लेवल्स पर, बहुत अपर लेवल्स पे कम मिलेंगे, लेकिन लोअर और मिड हिमालयाज में ये मिल जाते हैं। येलो ब्रेस्टेड ग्रीन फिंच, इसके बारे में भी मैंने शॉर्ट्स भी शेयर किया है और लॉन्ग वीडियो में भी शेयर किया है। ये भी नेटिव है हिमालयाज में। इसकी दो अलग अलग सब स्पीशीज पाई जाती हैं। व्हाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रश बहुत कॉमन है। आपको ये बड़े ग्रुप्स में मिलेंगे और बहुत शोर मचाते हैं ये। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं ये वीडियो प्ले करती हूँ, यहाँ आपको इसकी कॉल भी सुनाई देगी। ये व्हाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रश की कॉल है। और दाहिनी तरफ जो आप देख रहे हैं ये एक पैसेज माइग्रेंट है। ये यूरोपियन रोलर है। ये पूरे साल हमारे देश में नहीं दिखता, लेकिन हमारे देश में जो तीन तरह के रोलर दिखते हैं उसमें इसका भी नाम है। तो ये यूरोपियन रोलर भारत में आपको अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में दिख जाएगा, जिस समय कि ये साउथ अफ्रीका की तरफ जा रहा होता है, जो कि इसका विंटरिंग ग्राउंड है। यहाँ पर भी हिमालयन फुटहिल्स में ही इसको रिकॉर्ड किया गया है, और ये सितंबर के मंथ में रिकॉर्ड किया गया है। ये यूरोपियन रोलर है। इंडियन रोलर से काफी अलग दिखता है। और इंडियन रोलर का ही एक वेरिएंट है इंडो चाइनीज रोलर, जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ पाया जाता है। उससे ये काफी अलग दिखता है। यहाँ पर बाईं तरफ जो आपको दिख रहा है ये यूरेशियन स्पैरो हॉक है। ये भी एक रैप्टर है, शिकरा की तरफ तरह थोड़ा थोड़ा दिखता है, लेकिन इसके सर पे देखिए मार्किंग्स हैं जो कि शिकरा के उस पे आपको नहीं दिखेंगी। फ्रंट इसका शिकरा की तरफ लगता है, लेकिन इसका साइज में ये थोड़ा बड़ा होता है, यूरेशियन स्पैरो हॉक। और इधर जो आपको दिख रहा है ये है चेस्टनट बेलीड नटहैच। ये भी नेटिव है हिमालयाज में, बहुत कॉमन है। नटहैचेस की खास बात मैंने कई वीडियोस में आपको बताई है कि ये पेड़ के तने पर ऊपर नीचे आराम से चलते रहते हैं, क्योंकि इनके पास बड़ी पावरफुल क्लॉज होती हैं, जिससे कि ये पेड़ के तने को कस के पकड़ सकते हैं। और ज्यादातर ये कीड़े वगैरह खाते हैं। तो ये चेस्टनट बल बेलीड नटहैच की फीमेल है। यहां पर आपको दिख रहा है कॉमन जो इंडियन ओरियोल होता है जिसको येलो ओरियोल भी कहते हैं। और ये है रेड बिल ब्लू मैगपाई। ये भी अपर हिमालयाज की बर्ड है, जो कि विंटर में फुटहिल्स में आ जाती है। पूंछ बहुत लंबी होती है इसकी, ऑर्नामेंटल होती है।
और एक येलो बिल्ड ब्लू मैगपाई भी होती है। ये रेड बिल्ड वाली है। ये सारी एल्टीट्यूडनल माइग्रेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि जब समर आता है स्प्रिंग के टाइम पे ये हायर एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं। ब्रीडिंग इनका वहां पर होता है और उसके बाद विंटर में ये फुटहिल्स में आ जाती है। अभी फिलहाल तो एक ही दिख रही है, लेकिन पेड़ में होती है, ये आसपास घूमती रहती है। ये फ्री नहीं रहती है। रेड बिल्ड ब्लू मैगपाई। तो अब जानते हैं कि बर्ड्स का एक्चुअली ओरिजिन कैसे हुआ था, कैसे जो आज मॉडर्न जमाने में हमें जो चिड़िया दिख रही हैं ये कहाँ से आई एक्चुअली। तो ओरिजिनली जो बर्ड्स का ट्रांजिशन हुआ वो डायनासोर से हुआ। इसमें आप देख सकते हैं आर्कियोप्टेरिक्स, ये एक डायनासोर की वैरायटी थी जो ये उड़ सकता था, और ये उसका स्केलेटन है। तो इसमें और मॉडर्न बर्ड्स में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या फर्क हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्चुअली था क्या। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो था उसका डाइट कार्निवोरस था, और उसके बहुत सारे छोटे छोटे दांत थे कोन शेप्ड। जो भी ये खाना खाता था ज्यादातर छोटे रेप्टाइल्स मैमल्स या फिर कीड़े मकोड़े खाता था। और या तो ये उड़ता था या फिर दो पैरों पे दौड़ता था। ये कब मिलता था, ये एक थेरोपॉड डायनासोर था जो कि लेट जुरासिक पीरियड में एग्जिस्ट करता था, 149 टू 145 मिलियन ईयर्स अगो। और इसका जो फॉसिल पाया गया था वो जर्मनी में मिला था 1861 में। आर्कियोप्टेरिस जो नाम है इसका, जो उर्गोवेल इसका कॉमन नेम है, और इसका जर्मन में मतलब होता है प्राइमेवल बर्ड। तो अभी जो हमारी बर्ड्स हैं इनके साथ जो इसकी सिमिलैरिटी है कि इसके भी पंख थे और फेदर्स थे, और एक बोन होता है फर्कुला जिसपे वो अटैच होते हैं। तो वो आर्कियोप्टेरिक्स में भी था और हमारे अब की बर्ड्स में भी है। जो इसका ब्रेन केस है वो लगभग लगभग वैसा ही था जैसे कि मॉडर्न बर्ड्स का है। आर्म बोन्स भी फ्यूज थी, आपको पता है कि बोन्स फ्यूज्ड होती है बर्ड्स की बॉडी में, जिससे कि जॉइंट्स कम हो। जब जॉइंट्स कम होंगे तो बॉडी का वेट कम होगा, लाइट होगा, उड़ने में मदद मिलेगी। पेल्विक बोन भी इसका सिंगल था जैसे कि अभी के बर्ड्स में है। जो कॉडल, जो वर्टिब्री है रीढ़ की हड्डी में, जो कॉडल एरिया मतलब पूंछ का जो एरिया है, वो सारे वर्टिब्री एक साथ फ्यूज करके पिगोस्टाइल बना दिया गया था। आंखों के आसपास जो है एक स्क्लेरोटिक रिंग थी, और कान में एक ही बोन था। मिडिल ईयर में जनरली तीन बोन्स होते हैं, जैसे हमारे भी तीन है, लेकिन बर्ड्स के एक होता है। उसी तरह जो लोअर जॉ मतलब नीचे वाला जो इसका जबड़ा है वो बिल्कुल अभी के बर्ड्स की तरह ही था, और उड़ने की क्षमता इसकी थी। जो इसके अंडे थे वो भी सिमिलर थे आज की बर्ड्स की तरह, और इसमें भी फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती थी। हेट्रोगैमेटिक क्या है इसके बारे में मैं अभी आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। लेकिन जो फर्क थे इनमें, कुछ फर्क भी था। जो आर्कियोप्टेरिक्स था उसके चोंच के अंदर दांत थे, लेकिन आज की चिड़ियों के पास दांत नहीं है। उसी तरह इसके पंख जो थे उस पे क्लॉज थे, मतलब फेदर्स तो थे लेकिन फेदर के एंड में क्लॉज भी लगे हुए थे। अभी के बर्ड्स के पंख में क्लॉज नहीं होते हैं, हालांकि उनके जो पैर हैं उन पे नाखून होते हैं। और जो इसकी बॉडी पर स्केल्स थे वो ज्यादा रेप्टाइल्स के कैरेक्टरिस्टिक में आता है रादर देन बर्ड्स। तो यह हुआ कैसे? 150 मिलियन साल पहले जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, जब उनका मूवमेंट हुआ तो दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए, और जो बर्ड्स की डाइवर्सिफिकेशन हुई, मतलब जो ढेर सारी स्पीशीज बनी, वो इसी स्प्लिट की वजह से बनी। उसके बाद एक टर्म है केटी बाउंड्री। केटी बाउंड्री 65 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, और इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो एस्टेरॉयड हिट था जिसकी वजह से डायनासोर्स जो है वो विलुप्त हो गए थे, ये उस समय की बात है। उस टाइम पे केवल 20% जो मॉडर्न बर्ड्स हैं वो सरवाइव कर पाई थी, जो उस समय भी थी। उस समय भी वो बर्ड्स थी लेकिन उसमें से केवल 20% सरवाइव कर पाई थी, और उसके बाद उन्हीं में से आगे और स्पीशीज का इजाजा हुआ। उसके बाद जो है सीनोजोइक एरा आ जाता है, और सीनोजोइक एरा था बर्ड्स और मैमल्स का एरा। अब हमें ये देखना है कि बर्ड्स की बॉडी में क्या क्या अडेप्टेशंस किए गए जिसकी वजह से वो आज इतने अच्छे से उड़ सकते हैं। तो इसमें कुछ अडेप्टेशंस हैं जो बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जैसे कि एनाटॉमिकल बोलते हैं। तो इसमें आपका जो पहली चीज है वो है न्यूमेटाइजेशन। न्यूमेटाइजेशन का मतलब कि जो हड्डियां हैं उसके अंदर हवा के पॉकेट्स हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी का वेट हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बोन्स को फ्यूज कर दिया गया है आपस में, मतलब जिन जॉइंट्स की जरूरत नहीं है
उनको हटा दिया गया है, क्योंकि जॉइंट्स जो होते हैं, जॉइंट्स में आपके कार्टिलेजेस भी आ जाएंगे, जॉइंट्स में एक फ्लूइड भी होता है, और भी काफी सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर हम हटा दें तो अननेसेसरी वेट बॉडी में से कम हो जाएगा। उसके बाद जो स्कल की बोन्स है, जो खोपड़ी है, उसकी सारी बोन्स को आपस में फ्यूज कर दिया गया है, एक ब्रेन केस बना दिया गया है। फिर इनका जो सर का मूवमेंट है, मतलब जो हेड है उसका केवल एक ही मूवमेंट है, और वो है लोअर जॉ, मतलब जो नीचे वाला जो चोंच है, केवल वो खुलता है। फिर इनके जो क्लैविकल्स हैं वो भी आपस में फ्यूज करके फर्कुला बना दिया गया है। फर्कुला पे फेदर्स अटैच होते हैं, जो विंग फेदर्स हैं। फिर जो सेक्रल रीजन में जो वर्टिब्रल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो रीढ़ की हड्डी में है, सेक्रल वाला एरिया, वो तीन पेल्विक बोन्स के साथ फ्यूज करके एक सिंगल बोन बना दिया गया है। और उसी तरह से जो पूंछ है, जो बाकी जानवरों में आप देखते हैं कि लंबी पूंछ है, वैसे चिड़ियों में सिर्फ सारी वर्टिब्री जो रीढ़ की हड्डी है, उनको एक साथ फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है, जिसको पिगोस्टाइल कहते हैं। और इस पर जो पूंछ के फेदर्स हैं और मसल हैं, वो अटैच होते हैं। जो स्टर्नम है वो काफी बड़ा कर दिया गया है इसको, और इस पे फ्लाइट मसल्स अटैच होती हैं, और उसको स्ट्रेंथ देता है ये। और साथ में इनकी बॉडी में एडिशनल एयर सैक्स भी होते हैं, मतलब लंग्स तो होते ही हैं, उसके अलावा क्लेविकुलर और सर्वाइकल एयर सैक्स होती हैं, जो कि लंग्स के ऊपर होती हैं। और जो पेट वाला एरिया, वहां पर भी दो एक्स्ट्रा एयर सैक्स होती है, इससे कि इनका बॉडी हल्का हो जाता है और हवा में उड़ने की काबिलियत बढ़ती है। फिजियोलॉजिकल कुछ अडेप्टेशंस हैं, जैसे बर्ड्स का मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है, बहुत तेजी से खाना पचाते हैं, इसीलिए इनको लगातार खाना ढूंढते रहने की भी जरूरत होती है, क्योंकि जो खाना खाते हैं वो तुरंत पच जाता है। इसके अलावा इनमें एबिलिटी होती है कि ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पानी कंजर्व करने की भी एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इनके जो किडनी है उसके अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं, मतलब किडनी का जो यूनिट होता है जो फिल्टर करता है टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर, और पानी को कंजर्व करता है, सॉल्ट को कंजर्व करता है, वो चिड़ियों में इस तरह से डेवलप किया गया है कि सारा का सारा जो पानी है और सॉल्ट है, वो सारा अब्जॉर्ब कर लेता है। और जो एक्सक्रीटा है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट करता है। आपने देखा होगा कि चिड़ियों की जो ड्रॉपिंग होती है, तो वो यूरिन भी लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। वो सॉलिड यूरिक एसिड बना के उसको अपने शरीर से बाहर फेंक देते हैं, और सारा का सारा पानी उससे वापस शरीर में खींच लेते हैं। और इनके अंदर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करने की बड़ी गजब की क्षमता होती है। तो चाहे गर्म मौसम हो या ठंडा मौसम हो, उसमें बर्ड्स दोनों में अडेप्ट करने की क्षमता रखती हैं। अब इसमें स्ट्रक्चरल डायमॉर्फिज्म एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि बर्ड्स में मिलता है। इसका मतलब यह है कि मेल और फीमेल को आप देखकर बता सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कलर। ज्यादातर जो कलर या बॉडी पैटर्न्स होते हैं वो मेल्स और फीमेल्स में अलग होते हैं। मेल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट या ज्यादा ब्राइट होते हैं, और इसी से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं केवल देखकर। आपको उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको बर्ड का कलर या उसके बॉडी के जो पैटर्न्स है वो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेल है या फीमेल है। तो इसमें कलर का रोल इंपॉर्टेंट होने की वजह से हमें मालूम होना चाहिए कि अलग अलग टाइप के कलर्स जो हम बर्ड्स में देखते हैं, वो क्यों बनते हैं कलर्स। तो पिगमेंट्स की वजह से कुछ कलर्स बनते हैं, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, ये रेड, ऑरेंज और येलो कलर्स को बनाते हैं। उसके बाद एक पिगमेंट होता है यू मेलानिन, ये ब्लैक कलर को बनाता है। फियोमेलानिन लाइट ब्राउन या फिर जो रस्ट और जो थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर होता है वो बनाता है। सिटाकोफल्विन्स ये ग्रीन कलर बनाते हैं। ये सारे जो पूरी जितनी पैरट की वैरायटीज हैं, उन सब में सिटाकोफल्विन्स मिलते हैं। उसके बाद पांचवा आता है स्ट्रक्चरल कलर्स, जो मतलब जो आपका जो रेनबो के जो कलर्स हैं, उसका जो ब्लू वाला एंड है, ब्लू वाला स्पेक्ट्रम है, वो ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ये पिगमेंट से नहीं क्रिएट होते। इनका जो इन कलर्स को क्रिएट करने के लिए जो अरेंजमेंट है केराटिन मॉलिक्यूल्स का, उसकी वजह से ये कलर्स दिखाई देते हैं। इसलिए कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि हमें ये चिड़िया ब्लैक दिख रही है, लेकिन वो किसी और एंगल से ब्लू दिख रही होती है, जैसे ब्लू विस्लिंग थ्रश या पर्पल सनबर्ड। इसके बारे में बड़ा कॉमनली आपने सुना होगा, कुछ लोगों को वो ब्लैक लगती है, कुछ को ब्लू लगती है। वो इसलिए क्योंकि इनकी बॉडी का जो ये कलर है वो केराटिन मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की वजह से हो रहा है। तो जब लाइट इस पे फॉल करता है तो किसी एंगल से वो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और किसी एंगल से सारे कलर्स को अब्सॉर्ब कर रहा होता है, क्योंकि जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 रंग हैं। तो अगर सारे वेवलेंथ अब्सॉर्ब हो जाएंगे तो केवल ब्लैक कलर दिखाई देगा। तो जिस एंगल से सारे वेवलेंथ कलर के अब्सॉर्ब हो रहे हैं, अगर उस एंगल से आप देख रहे हैं, तो आपको वो चिड़िया काली दिखेगी।
लेकिन अगर आपको पता है कि उसका कलर एक्चुअली काला नहीं है, नीला है, तो आप दूसरे एंगल पे जाकर देखेंगे और वहां से वो आपको नीली दिखेगी, क्योंकि उस एंगल से जो अरेंजमेंट है केराटिन मॉलिक्यूल्स का, वहां से ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके आपकी आंखों में आएगी और बाकी जो कलर्स हैं वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये लॉन्ग टेल मिनिवेट की मेल है, ना ब्राइट ऑरेंज कलर है इसकी बॉडी का, और ये इसी की फीमेल है जिसके बॉडी का कलर येलो है और उसका सर का पार्ट जो है वो ग्रे है। उसके बाद बॉडी साइज से भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और भी फीचर्स होते हैं, जैसे कि पी फाउल में आपको पता है कि जो मेल होता है उसकी बड़ी सी पूंछ होती है और बड़ी डेकोरेटिव पूंछ होती है। इसी तरह से आवाज से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे एशियन कोयल का जो मेल होता है वो मीठी आवाज में गाता है। और भी कुछ फीचर्स होते हैं जो कि आपको ध्यान से देखने पर पता चलेगा, जैसे कि पाइट किंगफिशर। पाइट किंगफिशर का जो मेल होता है उसके गले में या गर्दन पर पूरा ब्लैक कलर का कंटिन्यूअस बैंड होता है, जबकि फीमेल्स में वो बैंड इंटरप्टेड होता है। उसी तरह सैंड ग्राउस जो होता है, मेल सैंड ग्राउस, उसकी बॉडी पर काफी अच्छी मार्किंग्स होती हैं और प्रोमिनेंट मार्किंग्स होती हैं। इसी तरह कोयल्स में भी जो मेल होता है उसकी बॉडी पे काफी प्रोमिनेंट मार्किंग्स होती हैं, फीमेल की बॉडी पर कम मार्किंग्स होती हैं। यहाँ पर बाईं तरफ आपको पीकॉक दिख रहा है जो कि भारत का नेशनल बर्ड भी है, और दाहिनी तरफ आपको एक सारस क्रेन का पेयर दिख रहा है। यहाँ पर जो आपको ये चार पक्षी दिख रहे हैं ये है नॉब बिल डक। इसमें भी मेल जो होता है उसकी चोंच पर इस जगह पर एक प्रोमिनेंट सा नॉब मिलता है, जैसे इन दोनों में है। ये थोड़े जुवेनाइल मेल्स हैं, फीमेल में नॉब नहीं मिलेगा। ये सैंड ग्राउस का पेयर है। इसमें ये मेल है, इसकी देखिए, ये पेंटेड सैंड ग्राउस है, इसकी बॉडी पे काफी प्रोमिनेंट मार्किंग्स हैं और फेस भी काफी प्रोमिनेंट मार्किंग्स शो कर रहा है, जबकि ये फीमेल है, इसकी मार्किंग्स इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। अब आते हैं फॉरेजिंग पर, मतलब कि पक्षी अपना खाना आखिर कैसे ढूंढते हैं। तो इसमें तीन स्टेप फॉलो करते हैं ये लोग। सबसे पहले खाने को लोकेट करना है, खाना आखिर है कहाँ। उसके बाद सिलेक्ट करना है कि ये जो खाने का जितना भी सामान अवेलेबल है, इसमें से कौन सा खाना मेरे लिए सबसे ठीक है। हर तरह का खाना हर पक्षी नहीं खा सकता। और तीसरा होता है कि उस खाने की चीज को कैप्चर करना और उसको हैंडल करना। तो खाना लोकेट कैसे करना है, इसके लिए कई टेक्निक ये फॉलो करते हैं, जैसे कि वल्चर वगैरह हैं, रैप्टर्स हैं, जो बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं और इनकी जो आई साइट होती है वो बहुत तेज होती है। तो ये बड़ी ऊंचाई से देख लेते हैं कहाँ पर मरा हुआ जानवर पड़ा है। दूसरा है जो माइग्रेटिंग एनिमल्स हैं, ज्यादातर अंगुलेट्स हैं, मतलब कि जो घास चरने वाले जानवर हैं। बड़े बड़े जो चारागाह होते हैं, जैसे अफ्रीका में आपने देखा होगा कि विल्ड बीस्ट के बड़े बड़े जो झुंड होते हैं वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जेब्रा उनके साथ माइग्रेट करते हैं। इसी तरह डियर वगैरह भी एक जगह से दूसरी जगह मूव मूव करते हैं। तो एंटीलोप्स या डियर या जो भी ये माइग्रेटिंग बड़े बड़े झुंड हैं जानवरों को, उनको ये फॉलो करते हैं, क्योंकि ये पता है कि कोई ना कोई जानवर शिकार बनेगा, क्योंकि इन जो माइग्रेटिंग हर्ड्स को कार्निवोर्स भी फॉलो करते हैं, चाहे वो लायन हो या फिर लेपर्ड हो, जो भी कार्निवोर उस एरिया में, वो उसको फॉलो करेगा। तो जब वो कोई किल पकड़ेगा मारेगा तो वल्चर को, रैप्टर्स को भी खाना मिलेगा, इसलिए वो उनको फॉलो करते हैं। साथ ही उनके बच्चे भी होते हैं या कोई जानवर ऐसे भी होते हैं जो बुजुर्ग हैं या थोड़े घायल हैं, तो वो पता है कि रास्ते में कहीं ना कहीं वो गिरेंगे या मर जाएंगे, तो उससे भी इनको खाना मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा जो तरीका है ओल्फैक्टरी सिग्नल्स, ये ज्यादातर उन बर्ड्स के लिए होता है जो कीड़ों को खाते हैं। तो जो जिन पेड़ की डालों पर कैटरपिलर्स बहुत सारे बैठे होते हैं, तो वो एक अलग तरीके की गंध छोड़ते हैं, मतलब उसमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो हवा में जब उड़ते हैं तो चिड़ियों को उसकी गंध आ जाती है, तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर बहुत ढेर सारे कैटरपिलर्स हैं। उसके बाद एक चौथा तरीका ये होता है कि जो चिड़िया एक जगह बहुत सारे इकट्ठा होते हैं, खास करके जैसे क्रो फैमिली के होते हैं रेवेंस, तो वो उनके रूस्ट होते हैं। रूस्ट आपको देख के पता चल जाएगा, क्योंकि उस वो ज्यादातर ऐसे पेड़ होते हैं जिस पर पत्तियां नहीं है, सूखे हुए पेड़ होते हैं, और उसके आसपास आपको बहुत ढेर सारी बर्ड ड्रॉपिंग्स मिल जाएगी। ऐसे वल्चर्स की भी रूस्ट होते हैं, उसके आसपास बहुत ही ज्यादा ड्रॉपिंग्स मिलती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं इनके। तो जब ये यहाँ पे आके बैठते हैं तो ये एक दूसरे से खाने की लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप तीन अलग अलग तरीके के बर्ड्स देख रहे हैं। ये वर्डिटर फ्लाई कैचर है जो डाल पे बैठा हुआ है, तो ये डाल से ही कीड़ों को पकड़ता है और खाता है। ये सिनरस वल्चर है, मरे हुए जानवरों को खाता है।
खुद से हंट करके नहीं खाता है। और ये एक रैप्टर है छोटे साइज का, बहुत ही कॉमन रैप्टर है, आपने अपने घर के पास आसपास भी देखा होगा। लेकिन ये बहुत तेज है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है ये शिकार करने में। इसका नाम है ब्लैक विंग काइट, इसको हिंदी में कपासी चील कहते हैं। अगला स्टेप है फूड सिलेक्शन। तो ऑप्टिमल फूड सिलेक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उस खाने को खाना है, जिससे कि उससे आप मैक्सिमम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सके। और जो आपने एनर्जी स्पेंड किया उस खाने को लोकेट करने में और उसको पकड़ने में और खाने में, वो आपका कंप्लीट हो जाए। मतलब ये कि जो आप, जितना आपने एनर्जी इस्तेमाल किया अपना, उससे ज्यादा एनर्जी उसको खाने के बाद आपके पास बचे। तो जो आपने दिया उससे ज्यादा एनर्जी आपको मिलनी चाहिए। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो एनवायरमेंटल या जो कंडीशंस होती हैं या जो मौसम होता है वो हर वक्त बदलता रहता है, वो इसको बड़ी तरीके से इसको अफेक्ट करता है। तीसरा स्टेप जो कैप्चर एंड हैंडलिंग ऑफ फूड है, ये हर पक्षी अलग अलग तरीके से करता है, क्योंकि सबको अलग अलग तरीके की क्षमताएं दी गई हैं। तो क्या क्या एडेप्टेशंस हैं? अब जो इंसेक्टिवोरस, मतलब जो कीड़े खाने वाली जो बर्ड्स होती हैं, उनकी जो चोंच होती है वो छोटी और पतली होती है। जो ग्रैनीवोरस, मतलब कि दाने दाने चुगने वाले जो चोंच होते हैं, वो छोटे और मोटे से होते हैं। दानों को उनको तोड़ना होता है, सीड्स को। जो रैप्टर्स होते हैं, जो मैंने अभी ब्लैक विंग काइट की फोटो दिखाई, उसकी हुक्ड बीक होती है, क्योंकि उसे मांस को फाड़ना है। पेलिकन्स, मतलब कि बहुत जो बड़े बड़े पानी में तैरने वाली चिड़िया हैं, इनका जो तरीका है खाने को कैप्चर करने का, वो है डिप नेटिंग। ये क्या करते हैं, पानी में चलते चलते अपना सर पानी के अंदर डालते हैं, और बहुत सारा पानी जो है इनके इनका जो नीचे वाला जो जॉ है, जो लोअर बीक है, उस पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर लगा होता है जो कि नेट जैसा होता है। तो जब ये पानी बहुत सारा उसके अंदर भर लेते हैं, तो जो उसके अंदर खाने की चीजें होती है, मछली वगैरह, वो अंदर रह जाती हैं और पानी फिल्टर होके बाहर निकल जाता है। फिर ये जो खाने की चीजें होती हैं उसको ये निगल लेते हैं। तो ये हो गया डिप नेटिंग, जो कि पेलिकन्स करते हैं। क्रॉसबिल्स, ये भी एक पक्षी है, ये पाइन कोन्स को तोड़ के खोलते हैं और उसको खाते हैं। तो ये हो गया अडेप्टेशन। उसके बाद टेक्निक क्या क्या हो सकता है, उसमें एक है स्टैंड पिक। मतलब वो चिड़िया जो जमीन जो डाल पर एक जगह से दूसरी जगह पर उछलती हैं और ऐसे करके कीड़े पकड़ती हैं। दूसरा होता है हॉवर पिक। हॉवर पिक का मतलब कि ये अ, या तो पेड़ के ऊपर या फिर पानी के ऊपर उड़ते रहते हैं, और जब इनको कुछ दिखता है तो ये फट से उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद है सैली ग्लीनिंग, मतलब कि हवा में उड़ते हुए कीड़े को पकड़ते हैं और निगल लेते हैं, जैसे कि ड्रोंगो और बी ईटर करते हैं। उसके बाद तीसरा तरीका हुआ टैक्टाइल हंटर्स। ये ज्यादातर वेडर्स हैं, वो चिड़िया जो पानी के आसपास ज्यादा रहती हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो पानी के अंदर अपनी चोंच को डाल के, और उसके नीचे वाली जो सतह है, जो बॉटम है उस जगह का, उसको अपनी चोंच से प्रोब करते रहते हैं नीचे को। और वहां पर जब भी कुछ मिलता है तो ये रुक जाते हैं और उसको खोद के निकालते हैं और खा लेते हैं। तो ये टेक्निक होती है गॉडविट्स की। अब ये देखिए, यहाँ पर इजिप्शियन वल्चर का एक पेयर बैठा है। तो ये देखिए, ये शायद इजिप्शियन वल्चर का पेयर है, जमीन पे यहाँ पर बैठा हुआ है। इनके ऐसे येलो हेड होते हैं, थोड़ा वाइट और ब्लैकिश कलर होता है। अभी पक्का नहीं है इजिप्शियन है या नहीं, अभी दिखाऊंगी गाइड को तो पता चलेगा कि क्या है एग्जैक्टली। लेकिन लग तो रहा है इजिप्शियन वल्चर जैसा ही। तो ये जो इजिप्शियन वल्चर्स होते हैं, इनके चोंच आप देख रहे हैं ऐसे कर्व बीक होती है, जैसे बाकी वल्चर्स की होती है। मरे हुए जानवर ही खाते हैं, लेकिन ये कई बार हंट भी करते हैं। जो लाइव बर्ड्स हैं या लाइव कोई भी प्राणी को ये हंट कर सकते हैं। और हंटिंग के लिए टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। छोटी सी डंडी हो गई या धागा हो गया, उसको फेंक के उस जानवर को अट्रैक्ट करते हैं। जब वो बाहर आता है तो उसको पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल है। ये देखिए दोस्तों, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल रिवर बेड पे बैठा हुआ है। क्लियर दिख रहा है बिल्कुल क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल। किल है क्या इसको? दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर आपको ओरियोल दिख रहा है, गोल्डन ओरियोल।
इसके मुंह में एक कीड़ा है, देखिए कैटरपिलर है, जो अभी इसने यहीं पर पत्तियों के बीच में से पकड़ा है। खा लिया। अब यहां पर आप देखिए ग्रेट बार्बेट है, ग्रेट बार्बेट फ्रूगीवोरस समझा जाता है इसको। और फ्रूट्स ही खाते हैं ज्यादातर बार्बेट्स बुलबुल्स, लेकिन ये कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, मतलब एक्सक्लूसिवली फ्रूगीवोरस ये नहीं होते। यहां पर देखिए पपीते के पेड़ पर ये बैठा हुआ था। अब ये आपके ग्रैनीवोरस बर्ड्स हैं जो कि सीड्स को खाते हैं। यहाँ पर ये आपको जो दिख रही है ये है स्केली ब्रेस्टेड मुनिया, इसको स्पाइस फिंच भी कहते हैं। ये सारे स्पैरो के रिश्तेदार हैं। स्पैरो की जैसी बीक होती है, जो गौरैया होती है हमारी, उसकी जिस तरह की चोंच होती है ना, उसी तरह की बीक सारे फिंचेस की होती है। ये सारे फिंचेस की फैमिली के ही हैं। इसमें से ये स्केली ब्रेस्टेड मुनिया है, स्पाइस फिंच, और ये है रेड एडवर्ड की फीमेल, जिसको कि स्ट्रॉबेरी फिंच कहा जाता है, ये उसकी फीमेल है। फिर आपके हो जाते हैं विजुअल फीडर्स। ये भी ज्यादातर वेडर्स होते हैं, पानी के आसपास घूमते रहते हैं और सरफेस पर, पानी के सतह पर जो चीज उनको पड़ी हुई दिखती है, कीड़े वगैरह तैरते हुए दिखते हैं, उसको उठा के खा लेते हैं। कुछ होते हैं पॉज एंड ट्रैवल, ये टिपिकल लैपविंग्स में पाया जाता है। ये सरफेस को स्कैन करते रहते हैं, चलते रहते हैं साथ साथ में, और जैसे ही कुछ दिखता है तो उसको उठा लेते हैं अपनी चोंच से। अभी ये ब्लैक विंग स्टिल्ट है। हाँ। हम्म। ये 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 टेमिंग स्टिंट है, सॉरी। हाँ। हम्म। ये 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 क्या? और ये है ब्लैक टेल गॉडविट, ये नेदरलैंड्स का नेशनल बर्ड है। और ये सबसे ज्यादा लंबी ड्यूरेशन तक ये उड़ सकता है एक बार में। एक बार में उड़ के ये वहां से यहाँ आ जाता है हर साल। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिवर लैपविंग। यहाँ पर भी तीन लैट्रिन्स हैं, दो तो उधर से उड़ के आई थी, लेकिन ये एक और है यहाँ पर। और पीछे मतलब ये उड़ के इधर ही आ रही है, ये आ गई, ये आ गई, ये गई, ये रही, ये रही, हाँ कुछ अलग सा डिस्प्ले है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाइट टेल लैपिंग। ये देखिए दोस्तों, व्हाइट टेल टैपिंग, ये मैंने अपने एरिया में भी दिखाया है जहाँ मैं रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़े बड़े साइज की दिख रही है और ये माइग्रेटरी होती है। दिखने में ऐसे ग्रे हेडेड लैपिंग जैसी लगती है, लेकिन एक्चुअली ये व्हाइट टेल लैपिंग है। चोंच इसकी व्हाइट कलर की होती है, पैर पीले हैं और चोंच ब्लैक कलर की है। ये यहाँ पर ये सैंड पाइपर है, और ये है प्लोवर, येलो रिंग प्लोवर। सैली ग्लीनिंग की हमने बात की थी, एरियल सैली, जो हवा में ही कीड़े पकड़ते हैं और हवा में ही खा लेते हैं। तो ये है ब्लैक ड्रोंगो और ये ग्रीन बी ईटर। ये दोनों ही इस तरह से अपना खाना पकड़ते हैं। तो जो भी खाना बर्ड्स खाती हैं उनके बीक का शेप उनके खाने को डिटरमिन करता है। तो ये जैसे कौवा है, ये कुछ भी खा सकता है, ठीक है, काफी चीजें ये खा सकता है। ये कीड़े पकड़ने वाली चिड़िया है, इसकी छोटी सी पॉइंटेड बीक है। ये स्किमर है, सरफेस, पानी के सरफेस से स्किम करके खाना पकड़ता है। ठीक है, ये ग्रैनीवोरस बर्ड्स हैं, ये ग्रैनीवोरस की बीक है। ये कॉनिफर खाने वाली क्रॉस बिल है। ये आइबिस बिल है, ये प्रोब करती है सरफेस को, उसमें से पकड़ती है खाना। ये फ्लेमिंगो की बीक है, ये फिल्टर फीडिंग करते हैं वैसे ही जैसे पेलिकन्स करते हैं। ठीक है, ये फ्रूट ईटिंग बर्ड है, बड़ा हॉर्नबिल है। ठीक है, एरियल फिशिंग, किंग फिशर्स। तो इस तरह से आप चिड़िया की चोंच को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसा खाना खाता होगा। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा यूनिक एग्जांपल है एशियन ओपन बिल स्टॉक। इसके ऊपर वाला बीक में और नीचे वाली बीक के बीच में ये गैप है। ये गैप इसलिए रखा गया है क्योंकि ये स्नेल्स को खाता है। तो जो मोलस्क होते हैं उनके बाहर एक हार्ड शेल होता है। तो ये पूरे मोलस्क को अपने दोनों चोंच के बीच में दबा लेता है। और जब ये इसको दोनों चोंच को आपस में प्रेशर लगाता है तो वो ऊपर वाला जो शेल है वो टूट जाता है। और उस शेल के टूटने के बाद ये बाकी का जो अंदर का खाने का सामान है वो ये निगल लेता है। तो इस तरह से अगर आप चिड़िया की जो खाने का जो सामान है वो आप समझ सकते हैं उसके चोंच की शेप को देखकर। फिर आते हैं ब्रीडिंग बिहेवियर पर।
तो बर्ड्स जो है ये एकमात्र ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली अंडे देते हैं, मतलब ये एक्सक्लूसिवली ओवीपैरस है। ठीक है, एक्सक्लूसिवली ओवीपैरस। और इसमें फीमेल हेट्रोगेमेटिक होती है। अब हेट्रोगेमेटिक का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ह्यूमंस में जो मेल होता है वो हेट्रोगेमेटिक होता है, क्योंकि उसी के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। मतलब जो वाई क्रोमोसोम है वो मेल को फीमेल से अलग करता है। तो एडवांटेज मेल के पास है, क्योंकि उसके पास वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है जिससे वो ये डिटरमिन कर सकता है कि जो बच्चा पैदा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। और जो फीमेल होती है वो एक्स एक्स मतलब होमोजाइगोटिक होती है। अब यहां पर जो फीमेल है बर्ड्स में वो हेट्रोगेमेटिक होती है, मतलब कि उसके पास वो एडिशनल क्रोमोसोम होता है जो यूनिक क्रोमोसोम है, जिससे कि होने वाले बच्चे का जेंडर डिटरमिन होगा। तो जैसे ह्यूमंस में एक्स वाई होता है वैसे बर्ड्स में जेड डब्ल्यू होता है। तो बर्ड्स में फीमेल के पास एडवांटेज है, उसके पास वो डब्ल्यू क्रोमोसोम है। और मेल जो है उसके पास जेड जेड क्रोमोसोम होता है। तो मेल के पास एडवांटेज नहीं होता है, उसको compete करना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है। और फीमेल के पास मेटिंग राइट्स होती है, वो डिसाइड करती है कि वो कौन से मेट को चुनेगी, कौन सा बेटर है, क्योंकि उसे पता है कि जेंडर डिटर्मिन करने की एबिलिटी ऑलरेडी उसके पास है। फिर बर्ड्स में इसीलिए बहुत ज्यादा इलेबोरेट कोर्टशिप रिचुअल्स होते हैं जो कि मेल की तरफ से किए जाते हैं, जिससे कि फीमेल उनको फेवर करे और उनको चूज करे। बर्ड्स की बहुत सारी डाइवर्स मेटिंग और ब्रीडिंग हैबिट्स होती हैं। जो मेटिंग सिस्टम्स होती है टिपिकली या तो मोनोगैमस होती है, मतलब कि सिंगल पार्टनर या तो पूरी जिंदगी भर रखेगा, या फिर एक जो सीजन है उसमें मोनोगैमस रहेगा। तो इसमें एक सोशल मोनोगैमी होती है और एक जेनेटिक मोनोगैमी होती है। तो जो ट्रू मोनोगैमी है जिसमें लॉन्ग लास्टिंग या एंटायर ब्रीडिंग सीजन या फिर थ्रू आउट लाइफ एक ही पार्टनर रखा जाता है, वो जेनेटिक मोनोगैमी है। जबकि सोशल मोनोगैमी में ऐसा लगता है कि वो एक ही पार्टनर के साथ रह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनके दूसरी जगह पर मीटिंग हो सकती है। उसके बाद आता है पॉलीगैमी। ये तीन तरह का होता है। पॉलीगाइनी जो कि ज्यादा कॉमन है, इसमें मेल कई फीमेल्स के साथ मेट कर सकता है। पॉलीएंड्री जिसमें फीमेल कई मेल्स के साथ मेट कर सकती है, जिसके की एग्जाम्पल में आपका स्पॉटेड सैंडपाइपर और जकानाज आते हैं। और तीसरा है प्रोमिस्क्विटी, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग मेट्स को रख सकते हैं। कोर्टशिप मेथड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमने अभी थोड़े स्लाइड्स पहले जो डायमॉर्फिज्म वाले कैरेक्टरिस्टिक देखे थे स्ट्रक्चरल, वो यहाँ पर काम आते हैं। स्ट्रक्चरल डायमॉर्फिज्म की वजह से जो मेल्स हैं उनकी बॉडी पे या तो बहुत ब्राइट कलर है, या फिर वो बहुत अच्छी आवाज में गाते हैं, या फिर जैसे पीकॉक है वो अपने पर फैला के डांस करता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कोर्टशिप में इनकी हेल्प करते हैं। जो बेहतर करेगा उसको फीमेल चूज करेगी। कौन से फैक्टर्स से मेटिंग बिहेवियर अफेक्ट होता है? सबसे पहले वो जिस समय अबंडेंस होता है खाने पीने की चीजों का। इसलिए ज्यादातर बर्ड्स की मेटिंग स्प्रिंग और समर में होती है, क्योंकि इस समय खाने पीने की चीजों की कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुतायत में होता है। और दूसरा है प्रेडेशन प्रेशर, मतलब आसपास जो प्रेडेटरी बर्ड्स हैं अगर वो ज्यादा नंबर में होंगी तो मेटिंग में ध्यान किसी का लगेगा नहीं। तो इसलिए आसपास प्रेडेटर्स का होना मेटिंग बिहेवियर के लिए नुकसानदायक है। नेस्टिंग साइट्स, ये बहुत बड़ा कंपटीशन का इशू है। इसलिए जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उन पे बड़ा प्रेशर होता है कि वो अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स पर समय पे वापस पहुंच जाएं, जिससे कि वो नेस्टिंग के लिए अपने लिए अप्रोप्रिएट साइट ढूंढ सकें। फिर रिप्रोडक्टिव एक्टिव फीमेल्स अगर कम है तो उसमें भी ब्रीडिंग जो मेटिंग बिहेवियर है वो अफेक्ट होगा। एनर्जी कंस्ट्रेंट्स, अगेन वही अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, जो बच्चों की देखभाल करने की जरूरत है, और पॉसिबल इन्फेक्शन, इन सारी चीजों से मेटिंग बिहेवियर पर फर्क पड़ता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक पेजेंट टेल जकाना, जो कि नॉन ब्रीडिंग प्लूमेज में, ये फरवरी के मौसम में रिकॉर्ड किया गया, जनवरी फरवरी में मंगला जोड़ी में रिकॉर्ड किया गया है। इसमें आप देखिए इसकी पूंछ बिल्कुल छोटी सी है, ये नॉन ब्रीडिंग प्लूमेज में है। और अब इसी जकाना को अभी आप देखिए ये जून में रिकॉर्ड किया गया है। ये रहा, ये तो दोनों प्रेजेंटेड जकाना एक साथ आ गए। तो इनकी खासियत ये है कि अपने चिक्स को जो है अपने पंखों के नीचे लेकर चलते हैं। और खास करके मेल ये चीज करता है, तो मेल जो है वो ज्यादा ध्यान रखता है बच्चों का। इनके केस में ये देखें, दोनों है। चिक्स तो अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये मेरे ख्याल से ये मेटिंग के फिराक में है क्या? तो ये एक मेटिंग पेयर था पेजेंट टेल जकानास का। आप देख लीजिए वही जकाना है, लेकिन उसकी पूंछ कितनी बड़ी है। उसके बाद आते हैं नेस्टिंग पैटर्न्स पर। अब नेस्ट के जो टाइप्स होते हैं, कुछ होते हैं सॉलिटरी, जैसे इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है।
कुछ हैं बर्ड्स जो कॉलोनी में रहती हैं, वो सेफ्टी भी ज्यादा होती है उनकी, जैसे बया वीवर, पेंटेड स्टॉक, स्वॉलो, मार्टिन वगैरह। इसमें बहुत सारे बर्ड्स की नेस्ट एक साथ आपको मिलेंगे। स्वॉलो और मार्टिन तो गड्ढों में, जो स्वॉलोज होते हैं वो पानी की जो भी वाटर बॉडी होती है उसके आसपास जो नरम मिट्टी होती है उसके अंदर वो गड्ढों में अपने नेस्ट बनाते हैं। मार्टिन्स भी इसी तरह से, जैसे छत वगैरह होते हैं या कोई बिल्डिंग का जो बिल्डिंग के अंदर छोटे छोटे गैप्स बन जाते हैं, वहां पर ये बनाते हैं अपने घोंसले। फिर कुछ होते हैं जो कम्युनिटी में रहते हैं, उसमें आपके कोऑपरेटिव ब्रीडर्स होते हैं, जो सबसे कॉमन एग्जांपल उसका जंगल बैबलर है। और उसके बाद फिर ब्रूड पैरासिटिज्म, जिसके बारे में मैंने बहुत बात की है, जो कुक्कूज में पाया जाता है। उसके बाद अगर आप वैरायटी देखें कि नेस्ट होते कैसे कैसे, किस किस टाइप के नेस्ट होते हैं, तो कुछ होते हैं कैविटी नेस्ट, मतलब पेड़ की कैविटी में बना लेंगे ये नेस्ट, या फिर किसी बिल्डिंग में कोई गड्ढा है वहां बना लेंगे, जैसे कि आपका तोता है, हॉर्नबिल है। फिर उसके बाद पेंडुलस नेस्ट, मतलब कि जो लटकने वाले, पेड़ की डाल से लटकते हैं, वो जैसे बया वीवर के नेस्ट हो गए। कप वाले नेस्ट पैराडाइज फ्लाई कैचर के होते हैं। फ्लोटिंग नेस्ट जो पानी में, पानी के आसपास रहने वाले वाटरफाउल है, उनके ज्यादातर नेस्ट जो है वो फ्लोटिंग होते हैं। स्टिच वर्क ये टेलर बर्ड करती है, दो पत्तियों को एक साथ सिल देती है, या तो घास से या फिर धागे वगैरह से। फिर माउंड नेस्ट ये टर्की का काम है, टर्की एक बड़ा सा माउंड नेस्ट बनाता है। सारस भी कुछ कुछ उसी तरह का बनाता है। और मिट्टी का नेस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि मिट्टी में जो गड्ढे होते हैं उसके अंदर नेस्ट स्वॉलोज बनाते हैं। तो ये जो नेस्ट है, ये उसके अंदर 3 अंडे हैं, ये कॉमन मूअर हेन के हैं। ठीक है, ये कॉमन मूअर हेन का नेस्ट है अंडों के साथ। और ये बया वीवर अपनी नेस्ट में बैठा हुआ है, ये मेल है। और ये जो मेल बया वीवर होता है, जिस जिस मेल ने सबसे अच्छा नेस्ट बनाया है उसकी तरफ फीमेल अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो ये बया वीवर अभी नेस्ट बनाने के प्रोसेस में है, देखिए। इनकी बहुत सारे नेस्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे, जो पुराने वाले हैं ब्राउन हो चुके होते हैं, अभी ये नया नेस्ट बना रहा है, ग्रीन है इसीलिए। और जो इस तरह की पत्तियां होती हैं, जिस जिस पर ये लटका हुआ है, जिस तरह के पेड़ पर, इसी पत्तियों की पतले पतले स्ट्रैंड्स काट काट के उससे ये बनाता है। तो बहुत बढ़िया कलाकार है ये। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टेलर बर्ड के चिक्स हैं। टेलर बर्ड के चिक्स हैं, इनको ये उड़ना सिखा रहे थे इसके पेरेंट्स। डर रहे हैं, वो उड़ नहीं रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये पेंटेड स्टॉक का नेस्ट है। ऐसे बहुत ढेर सारे नेस्ट आसपास होते हैं इनके, बिल्कुल कॉलोनी में रहते हैं। और ये ग्रे हेरन है, ग्रे हेरन का नेस्ट है, साथ में उसका जुवेनाइल भी है यहाँ पर। ये कॉमन मोअर हेन नेस्ट में बैठी है अंडों के ऊपर। और ये टावर पे, बड़े से टावर पे यहाँ पर वुली नेक स्टॉक का नेस्ट है। ये जंगल बैबलर का नेस्ट है यहाँ पर देखिए। और ये कुक्कू है, चातक पक्षी, पाइड कुक्कू। और ये भी ब्रूड पैरासिटिज्म के लिए मशहूर है। ये देखिए दोस्तों, आज लाइट भी बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही जगह पर जैकोबिन बुक को मिला है, बिल्कुल घर के पास ही मिल गया है। देखिए कितना खूबसूरत होता है ये। जब रोशनी सही नहीं पड़ रही होती है ना, तो कलर्स का पता नहीं चलता है। देखिए दिखा भी रहा है अपने पंख खोल के। आगे वाला पोर्शन पूरा इसका वाइट है, और जो बैक वाला पोर्शन है, पूंछ है, सर के ऊपर का हिस्सा पूरा ब्लैक है। और इसको पाइट कुक्कू भी कहते हैं, इसीलिए उड़ गया। पाइट कुक्कू का मतलब कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट उड़ के उस तरफ गया है अभी। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, आज लाइट। तो ये स्लाइड थी, इसको मैं शेयर करना चाहती थी आपके साथ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। और जो लोग बर्ड वॉचिंग शुरू करना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, उनको इसमें मदद मिलेगी। इस वीडियो को आप बार बार देख लीजिए, स्लाइड्स आपको दिख जाएंगी, उसमें जो वीडियोस मैंने प्ले किए वो आपको दिख जाएगा। और फिर आपको अपने आसपास जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं, ई बर्ड पर डाल सकते हैं, और धीरे धीरे अपनी बर्ड वॉचिंग की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।